हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। 6 PM हो चुका है। हम लेकर के आएंगे एलटी मेंस का क्लास। आज एलटी मेंस में आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अवतार क्या है, बिहार ग्रंथियों के बारे में बताएं, हार्मोन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में बताएं, फाइबर की पाचन में क्या भूमिका है, कैलोरी क्या होते हैं, उनकी संरचना बताइए। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न को कलेक्ट करके मैं लाई हूँ। आप लोग ये देखेंगे, जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। वीडियो कब अपलोड होता है, तो एक वीडियो अपलोड होता है मॉर्निंग में 10:40 पे, ठीक है। वहां पे प्रीमियम चलता है, वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते हैं। बच्चे आकर के अपना स्कोर करते हैं, आंसर करते हैं। ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है, आकर के अपना आंसर करते हैं। आप लोग भी 10:40 पे करें, आकर के अपना वहां पे दिया करें। बच्चों से कंपटीशन रखें, किसका कितना सही हो रहा है, कौन कितना सही आंसर दे रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे आप, इस तरीके का क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। शाम को 6 बजे रेगुलर आपको वीडियो मिलता है, अब छोड़ करके केवल सैटरडे संडे को छोड़ करके, ठीक है। संडे के दिन संडे स्पेशल आता है। 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होता है। हम लोग पेपर की तरह बिल्कुल करते हैं, डेढ़ 2-2 घंटा लग जाता है। तो फिलहाल आप लोग जानिए मेरे चैनल पे क्या होता है। अभी हम लोग क्या करना है, जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करना ही करना है। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। अपगार क्या है, विस्तार से समझाइए। अपगार स्कोर नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसकी शारीरिक दशा का आकलन करने की एक सरल और विश्वसनीय पद्धति। इसका विकास 1952 में अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने किए थे, ठीक है। इस स्कोर द्वारा शिशु की सांस लेने की क्षमता, हृदय गति, मांसपेशियों का बल, रिफ्लेक्स यानी प्रतिक्रिया तथा त्वचा का रंग, 5 मापदंडों का पर जांचा जाता है, ठीक। प्रत्येक मापदंड को जीरो, जीरो, 1 या 2 अंक दिए जाते हैं। कितने, या तो 0 दिए जाते हैं, या तो 1 दिया जाता है, या तो सेकंड अंक दिए जाते हैं, ठीक। कुल मिलाकर के अधिकतम अंक 10 होते हैं। कितने होते हैं, अधिकतम अंक 10 होते हैं। जन्म के पहले मिनट और 5 मिनट, 5वें मिनट पर यह स्कोर लिया जाता है। कब कब, जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले मिनट में और 5वें मिनट में यह स्कोर लिया जाता है। 7 से 10 स्कोर सामान्य स्वास्थ्य को दर्शाता है, यानी बच्चा सामान्य है, नॉर्मल। और 4 से 6 मध्यम स्थिति बताता है, यानी बच्चा ना बहुत सही है और ना ही बहुत बीमार है, ठीक है। और 0 से 3 गंभीर अवस्था बताता है कि बच्चा क्या है, क्रिटिकल कंडीशन में, ठीक है। इससे तुरंत यह पता चलता है कि शिशु को अतिरिक्त देखभाल या चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं। यानी अगर इसको जी 7 से 10 है तो बच्चे को चिकित्सीय आवश्यकता नहीं है। अगर 4 से 6 है तो भी चिकित्सीय आवश्यकता है। और अगर 0 से 3 स्कोर है तो बहुत ही एकदम सीरियस क्रिटिकल कंडीशन है। इस समय तो बच्चे को बिल्कुल एकदम डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसमें रखना होगा, निरीक्षण में, और मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। क्या है, इस प्रकार अपगार स्कोर नवजात शिशु की जीवन रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अपगार स्कोर को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में 125 शब्दों में लिख दिया, ठीक है। आप इस तरीके का क्वेश्चन लिखने का अभ्यास कर लें, क्योंकि मेंस में एलटी के ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जब आप पेपर आएगा तो देखिएगा और आपको लगेगा कि मैंने जो कहा सच में ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ वो नहीं होगा, आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं कहाँ से लाती हूँ, 6 to 12 के होम साइंस की बुक से। कहाँ से, होम साइंस की बुक से, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपको कहीं से भी अलग से क्वेश्चन नहीं मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हम लोग यूपी बोर्ड वाले टीचर होंगे, ठीक है।
होंगे, आप लोग होंगे, ठीक। तो क्या है, इन्हीं के सिलेबस से और इन्हीं के बुक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को ना यकीन हो तो मैंने क्लास 9, 10th और 12th के कई प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं क्वेश्चन, उनको बुक का फोटो खींच खींच करके आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, सीधे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12 ऐसे पूरा थंबनेल पे लिखा हुआ है। आपको कहीं मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लार ग्रंथियों के बारे में बताएं। आप लोग देखते हो मेंस का मैं क्वेश्चन लेकर के आती हूँ, वीडियो लेकर के आती हूँ। कभी 22 मिनट, कभी 23 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 21 मिनट, 18 मिनट, और उतने में मैं आप लोग को 7 7 8 8 9 क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। पर क्वेश्चन 5 मिनट एक डजन में रखती हूँ या 3 मिनट, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान ना हो, थोड़ा सा समय निकालना है और आपको मेंस के लिए अपनी तैयारी करनी है, ठीक। आप ऐसी तैयारी करके मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और जुड़ने के लिए क्या होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। लार ग्रंथियों के बारे में बताइए। लार ग्रंथियां जिन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, हमारे मुख गुहा में, मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी में पाई जाने वाली विशेष ग्रंथियां हैं, यानी विशेष रूप से क्या है, ग्लैंड्स हैं, जो लार यानी सलाइवा का श्रावण करती है। लार एक रंगहीन द्रव्य है। लार का क्या कलर होता है, बिल्कुल नहीं, पानी की तरह होता है, ठीक है। तो रंगहीन होता है, रंगहीन द्रव्य है, जिसमें लगभग 99% पानी होता है। कितना, 99% पानी तथा एंजाइम, लवण और म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस यानी श्लेष्मा पदार्थ, चिपचिपा होता है। छोटे बच्चे का लार आप देखते हैं, ऐसे लार चूता पूछो तो ऐसे दूर तक एकदम पूरा जैसे वो चाशनी तैयार करते हैं, ऐसे एकदम फैलता है। तो क्या है, वो म्यूकस है, लसरा सा पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यह भोजन को गीला व मुलायम बनाती है, जिससे चबाना व निगलना आसान हो जाता है। क्या होता है, जिससे चबाना व निगलना आसान हो जाता है। अगर मुंह में हम अपने रोटी बाइट को, एक बाइट रोटी लिए हूँ और उसे मास्टिकेट कर रहे हूँ, चबा रहे हूँ, जब तक लार नहीं आता है तब तक सही से भोजन हम चबा नहीं पाते हैं, ठीक है। और जब लार आ जाता है तो वो लुगदी बन जाती है रोटी का, और वही क्या करता है, फिर नीचे सरकते 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 भोजन क्या करता है, नीचे आने लगता है, ठीक है। तो कौन करता है, लार करता है, ठीक है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। पी से लिखा जाता है लेकिन पढ़ा टायलिन जाता है। टायलिन क्या है, टायलिन या सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। मुख्य लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, इन तीनों का नाम क्या है। तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे मैम सबसे बड़ी पैरोटिड होती है। कौन होती है, पैरोटिड होती है, जो हमारे ईयर के बगल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, आपको अगर हमें तो किडनी बनाती, इस तरीके से ही आपका कुछ कान भी कहीं बनते हो तो ऐसा कान में बना कि इस तरीके का कुछ कान होता है, पिन्ना लटका होता होता है ना। तो आप कहोगे हाँ मैम ऐसे तो कुछ होता है, चलो क्या ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी के पास से ऐसे लाल ग्रंथियां निकली होती है, जो क्या होती है, पैरोटिड होती है। कैसी होती है, पैरोटिड होती है, ठीक है। और पैरोटिड क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसी में जब स्वेलिंग हो जाती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, मॉप्स हो जाता है, यानी गलछुआ हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी सब मैंडिबुलर ग्रंथि। यह जबड़े के नीचे से होकर के आता है, यानी हमारी जौ के नीचे से आता है। इस तरीके से व्यक्ति का जबड़ा होता है और यहाँ से क्या होता है, ये निकल करके आता है, ठीक है। अब क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी सब लिंगुअल ग्रंथि जीभ के नीचे से आता है। इस तरीके से हमारे मुख में टंग होता है और टंग के नीचे से ये आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। ये संख्या में तो 3 होती हैं, लेकिन संख्या में 6 होती हैं और पेयर में कितनी होती है, 3 होती है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसकी इनके अतिरिक्त अनेक छोटी लार ग्रंथियां भी मुख विभाग की परतों में पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां पाचन की प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। प्रश्न बनता है कि सीएचओ का पाचन कहाँ होता है, तो मुख गुहा में शुरू होता है। किसके प्रभाव में होता है, तो टाइलिन एंजाइम के
प्रभाव में आकर के पाचन क्रिया शुरू होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करते हैं। हार्मोन्स क्या है या हार्मोन क्या है? आप क्या लिखोगे अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो ये हार्मोन क्या है? तो हार्मोन या हार्मोन्स शरीर की विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक द्रव्य होते हैं जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचकर उनकी क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। इन्हें रासायनिक संदेश वाहक यानी केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है, जैसे पीयूषिका यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय यानी पेनक्रियास, जनन ग्रंथियां यानी गोनैड्स। ये हार्मोन की विशेषता है कि यह बहुत कम मात्रा में प्रभावी होते हैं तथा ऊर्जा प्रदान नहीं करते। अगर कोई पूछे हार्मोन ऊर्जा प्रदान करते हैं तो आप कहोगे नहीं, ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? जैसे कोई होता है ना कि कोई आकर के आपको चिढ़ा करके चला जाए, तो हार्मोन ये करते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या करते हैं? आपको चिढ़ा करके चले जाते हैं। ठीक है, उत्तेजित कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। ये कार्य होता है। ठीक, बल्कि शरीर की वृद्धि, विकास, प्रजनन, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, जल संतुलन, वाटर बैलेंस, भावनाएं और व्यवहार आदि को नियंत्रित करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन शरीर की ऊर्जा चयापचय दर प्रभावित करता है। इस प्रकार हार्मोन जीवन क्रियाओं के सुचारू संचालन हेतु अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये क्या है? हार्मोन्स के कार्य है। क्या है? हार्मोन्स के कार्य है। ठीक है, इस तरीके से आप भी लिखने की प्रैक्टिस कर लो। ये सारे प्रश्न जो भी मैं लेकर के आती हूँ या तो 200 शब्दों के होते हैं या तो 125 शब्दों के होते हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं है। आप शब्द टू शब्द गिन सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 या 3 जो भी होगा नंबरिंग तो मैं करके नहीं लाती हूँ, इतना मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइप करके ले आ देती हूँ। इतना ही मैं बहुत करती हूँ। आप खुद मेरी कंडीशन को सोचो, मेरे अपने भी कोई काम होंगे कि नहीं होंगे, मेरे अपने घर पे भी कोई मेरा अपना पर्सनल काम होगा, फिर मेरे अपने घर का काम होगा, फिर मेरे स्कूल का काम होगा, फिर ऊपर से आप लोगों का काम है। इतना काम मैं सिंगल अकेले करती हूँ। क्या मैं इंसान हूँ कि मशीन हूँ? मशीन तो हूँ नहीं, मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी करने के लिए समय चाहिए होता। सुबह को मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5:20, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, कभी 5:20 पे, कभी 5 बजे, कभी 5:10 पे, लेकिन 5:20 से लेट नहीं होता है। उससे लेट हो जाएगा तो फिर मेरा स्कूल मिस हो जाएगा। तो ये सारी चीज को देखते हुए मैं सो करके उठती हूँ, सबसे पहले मोबाइल उठाती हूँ, आपके कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, कम्युनिटी पे, उसके बाद टेलीग्राम पे भी अपना क्वेश्चन पोस्ट करने लगी हूँ। तो वहां भी जाकर के आप लोग, मैं पर डे क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, दोनों जगह दो क्वेश्चन। तो आप वहां भी अपनी तैयारी करें। 10:40 पे वीडियो आप लोगों के लिए, चाहे मैं जहां भी रहूं, जिस भी कंडीशन में रहूं, आप लोगों के लिए मैं शूट करके रखती हूँ। तो आप लोग मेरे मेहनत को देखते हुए क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? आप लोग इतने चैनल को सब्सक्राइब किए, एक एक व्यक्ति 8-8, 10-10, 12-12 चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, लेकिन क्या आप एक जरूरत के अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं? इस तरीके से सेल्फिश नहीं हुआ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अमीनो अम्ल के बारे में बताइए, क्या है अमीनो अम्ल? अमीनो अम्ल, अभी आप लोग नई चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना, लेकिन जब प्री निकल जाएगा तब इसी मेंस के लिए आप लोग देखिएगा क्या होगा। अन्य यूट्यूब चैनल वाले तो बिल्कुल फ्री में आपको मेंस पढ़ाएंगे, कभी कभार हफ्ते में एक दिन आएंगे पढ़ाकर चले जाएंगे, लेकिन मैं ही हूँ जो रेगुलर आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको मेरी कदर नहीं है। मैं भी अपना एप्स बनवा रही हूँ, ऐप बन जाएगा, लेकिन ऐप में पढ़ाई तभी शुरू उसमें करवाएंगे जब वो हो जाएगा, तब प्री का एग्जाम हो जाएगा तब एलटी का नहीं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बने रहो, आप लोग सेल्फिश हो जाओ, क्या करना, मैं भी सेल्फिश हो जाऊंगी। फिर करना तैयारी, अपना कोर्स खरीदना, फिर करना तैयारी, और यही सारे प्रश्न आपको मिलेंगे वहां भी। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, जाने दो, वीडियो लंबा हो जाएगा। अमीनो अम्ल के बारे में बताइए, अमीनो अम्ल क्या है? मैं आपको डांटती हूँ, आप पे गुस्सा करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन पढ़ाई में क्या आप लोग मेरे परिवर्तन देखते हो, पढ़ाने के तरीके में? चलो ठीक है, आज मैं गुस्से हूँ, मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब हो रहा है, 1,000 सब्सक्राइबर नहीं लोग पूरे करा रहे, आज मैं वीडियो नहीं दूंगी, मैं उल्टा सीधा पढ़ा, मैं ऐसे तो नहीं करती हूँ। लेकिन चलो क्या, ठीक, कोई बात नहीं। अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड्स प्रोटीन के मूलभूत घटक होते हैं, यानी क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल की मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से?
अमीन समूह जिन्हें नेगेटिव NH2, कार्बोक्सिल समूह और एक विशिष्ट पार्श्व श्रृंखला, ठीक, इन्हीं के संयोजन से अमीनो अम्लों में भिन्नता पाई जाती है। मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ आवश्यक होते हैं यानी एसेंशियल होते हैं, जिन्हें आहार से प्राप्त करना आवश्यक होता है, जैसे लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया। वही कुछ अनावश्यक होते हैं यानी नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं, जो शरीर स्वयं बना लेता है। क्या करता है? शरीर स्वयं बना लेता है, जैसे एलानिन हो गया, एस्पार्टिक अम्ल हो गया आदि। ठीक है, ऐसे आपको एक आध एग्जाम्पल भी मेंशन करना है, केवल ये नहीं कह दोगे कि 20 होता है, 10 अमीनो ऐसे आवश्यक होगा, 10 अनावश्यक, बिल्कुल नहीं। आपको अगर 10 का 10 नहीं लिखोगे तो कम से कम दो 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 तीन तीन तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखो जैसे तीन तीन एग्जाम्पल दिया है, तो आपको भी ऐसे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अमीनो अम्ल शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, ऊतक निर्माण, हार्मोन तथा एंजाइम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऊर्जा का स्रोत भी बन सकते हैं। इस प्रकार अमीनो अम्ल जीवन क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है, न कि अकार्बनिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को यही 3 क्वेश्चन में 4 में करा दो जल्दी से। ठीक है, अच्छा ये तो करा देते हैं, बता दो फाइबर की पाचन में क्या भूमिका होती है। कहते हैं ना कि खाने में रेशा खाना चाहिए, फाइबर खाना चाहिए। आप लोग देखिए एक बार इस बार आईडी आया तो कितने ग्राम, 2000 कैलोरी पे कितना है, 2000 कैलोरी पे कितना है, तो मैंने बहुत लिख दिया। 2000 कैलोरी पे कितना है आप बता दो। आप कह रहे हो मैम 30 ग्राम, यही है ना, 40 था तो गलत हो गया, 30 ग्राम क्या है, फाइबर होना चाहिए। ठीक है, आहारी फाइबर यानी आहारी रेशा भोजन का वह अंश है जो पचता नहीं है। क्या है? हम लोग खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, परंतु पाचन तंत्र के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह मुख्यतः पौधों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज हो गया, हेमिसेलुलोज हो गया, पैक्टिन, गम से बना होता है। फाइबर आंतों में जल सोखकर भोजन को नरम और भारी बनाता है, जिससे मल त्याग आसानी से होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होता है, कब्ज की समस्या नहीं होता है, और आसानी से मेरे हम लोग का पेट साफ हो जाता है। अतः आंतों की गति यानी जिसे पेरिस्टाइट पेरिस्टेल्सिस को बढ़ाकर यानी क्रमांकुंचन गति को बढ़ाकर पाचन की क्रिया को नियमित करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। घुलनशील फाइबर रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। जो फाइबर घुलनशील होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करते हैं, जबकि अघुलनशील फाइबर जो है हमारे पाचन को तेज करते हैं। यह मोटापा, मधुमेह तथा हृदय रोग से बचाव में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार फाइबर सीधे पचता नहीं, परंतु पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि मैम क्वेश्चन कैसे लग रहा है। ठीक है, कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा की एक माप इकाई है। यह बताती है कि किसी भोजन से शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार एक कैलोरी वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा कैलोरी प्रदान करते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये तो आप लोग जानते हो। कैलोरी शरीर की सभी गतिविधियों में जैसे श्वसन करना, चलना फिरना, सोचना तथा पाचन तक के लिए जरूरी होती है। तो सो रहे होते हैं, अभी रात हुई है, हम सो जाएंगे, इस समय मैं रात में वीडियो शूट कर रहे हैं। टाइम देखा आप लोग को 10:37, ये 10:37 यानी रात को वीडियो शूट हो रहा है। ये मत समझ लेना आप लोग कि दिन का 10:37 है। दिन के 10:37 में मैं स्कूल होती हूँ, ठीक है, तो रात का 10:37 है। ठीक, तो क्या है, इस समय अभी मैं वीडियो शूट करके सो जाऊंगी,
आप लोग भी सो जाओगे रात होगी तो, लेकिन हमारा पाचन क्रिया सो जाएगा। हार्ट कहते नहीं नहीं चलो ये सो गई मैं भी सो जाऊं, लीवर कहते नहीं नहीं मैं डाइजेशन नहीं करूंगी ये भी सो गई मैं भी सो जाऊं, ठीक है। किडनी कहने नहीं मैं फिल्टर नहीं करूंगी ये सो गई मैं भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारी शारीरिक जो गतिविधियां होती है वो चलती रहती है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कैलोरी भोजन से प्राप्त ऊर्जा की माप है जो जीवन क्रियाओं को चलाने में मौलिक भूमिका निभाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है आप लोगों का, ऊन की संरचना बताइए। ऊन के बारे में बता दो। अब धीरे धीरे मैं टेक्सटाइल को भी लेकर के आती हूँ। फूड उससे तो आ ही रहा, फूड एंड न्यूट्रिशन से, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से करके मैं धीरे धीरे पांचों ब्रांच से क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ। आप लोगों को ये ना लगे कि मैम टेक्सटाइल से कैसे मेंस में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपके प्रश्न करने से पहले मैं उसका निवारण करके आती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं लाती हूँ, आपका एक वीडियो आपके सामने आता है, 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो आता है, उसके पीछे मेरी एक 1.5 घंटे की मेहनत होती है। ये शायद आप लोगों को ना दिखती, अगर दिखती तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते। मेरे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं बहुत अच्छे से मुझसे पढ़ते हैं, डेली प्रीमियर में आते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। खैर इस बात का मुझे दुख तो है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप मुझे उस लायक नहीं समझ रहे हो इसलिए आपने नहीं किया है। खैर मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। मैं शिकायत तो आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, ना करती हूँ। आप लोग हैं कौन कि मैं शिकायत करूँ। आप लोग अपना करो मैं अपना करूँ, ठीक है। कर्म प्रधान होता है, ठीक। मैं अच्छा कर्म करूँ आप नहीं करोगे कोई और करेगा, ठीक। 800 बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, क्या 800 में से आप एक ही होंगे ना, किए हैं चाहे ना किए हो, ठीक है। लेकिन 800 आप अकेले तो नहीं हो सकते हो। तो खैर ठीक है, आपको नहीं दिख रहा किसी और को मेरी मेहनत दिख रही है, खैर कोई बात नहीं। आप आंसर करो, खून की संरचना बताइए। गुण एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है जो मुख्यतः भेड़ की बालों से प्राप्त होता है। इसकी संरचना प्रोटीन, जिन्हें कैराटिन कहते हैं, केराटिन कहते हैं, से बनी होती है, जिसमें क्या क्या होता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और सल्फर होगा। ये सब क्या होते हैं, ऊन में पाए जाते हैं। कितने कितने परसेंट होते हैं चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ऊन का रेशा लचीला, मुलायम और तरंगदार यानी क्रिम्प्ड होता है, ठीक है। यानी जहां जैसे भी अगर ऊन को लेकर के हम ऐसे मुट्ठी में बांध करके फेंक दें तो भी आप उठाओगे तो पूरा स्वेटर आपको एकदम बिना मोड़ के दिखेगा। क्यों, क्योंकि क्रिम्प्ड के कारण है, ठीक है। जो इसे ऊर्जारोधी गुण प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जारोधी गुण प्रदान करता है। ऊन की संरचना 3 परतों से बनी होती है। क्या क्या होता है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो क्यूटिकल क्या है, इसकी बाहरी परत है जिसमें परतदार कोशिकाएं होती है। कैसी होती है, परतदार कोशिकाएं होती हैं। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या है, मध्य भाग जो लचीलापन और मजबूती देता है। देन मेडुला, मेडुला क्या है, भीतरी भाग की संरचना जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो मेडुला कहते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है और यह ऊन को उष्मारोधी बनाती है। ऊन की यही संरचना इसे गर्म रखने, नमी सोखने तथा आसानी से रंगने योग्य बनाती है। इस कारण से ऊन शीतकालीन वस्त्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त रेशम माना जाता है, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है धीरे वैल्यूम करके सुनाई दे, क्या रात हो चुकी है, आपको मालूम है 11 बजने जा रहा है, तो सब लोग सो चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं, सोने की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके बहुत तेज नहीं बोल पाए, ठीक है। फिलहाल इतने भी धीरे नहीं है। अब दोनों ईयरबड्स कान में लगा के थोड़ा सा फुल वॉल्यूम कर लो, इतना भी स्लो नहीं सुने, ठीक है। फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब करो ना करो, कुछ भी करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कहने के लिए मैं कह देती हूँ, वही है ना कि जी नहीं मानता है। आप लोग करो ना करो, मैं चिल्लाती रहूं, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो जाने दो, छोड़ो, चलो सो, बहुत देर हो चुकी है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।